Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the political science for class 9th and we understand here the 5th chapter, that's name is the working of institutions, and it is our 9th part. In this part we understand our today's topic, that the composition of the Supreme Court. Supreme Court के composition के बारे में हम बात करेंगे. तो जैसा कि आज कहा था, composition of a Supreme Court, the number of the regular जज. तो इसमें कंपोजिशन में क्या क्या होता है, कौन कौन से, पहला कॉम्बिनेशन आता है रेगुलर जज कितने होते हैं. द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट द 30 जज एंड द 1 चीफ जस्टिस रिवाइज्ड इन 2008 के अकॉर्डिंग. दीज आर द रेगुलर जज एंड देयर नंबर इज़ फिक्स्ड. तो जैसा कहा जा रहा है कि जो हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन है उसमें तो रेगुलर जज होते हैं वो लगभग 30 होते हैं, और उसमें से एक क्या होता है, एक चीफ जस्टिस होता है, और ये जो नंबर होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. द टर्म ऑफ द ऑफिस एंड द रिमूवल्स की अगर बात करें, अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस रिमेन इन द ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स. तो अगर देखें तो जो चीफ जस्टिस होते हैं वो तब तक चीफ जस्टिस बने रहते हैं, या कोर्ट ऑफ काउंसिल जो भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तब तक जज बने रहते हैं जब तक उनकी एज क्या होती है, 65 ईयर की नहीं होती. अ जज मे बी रिजाइन बाय रिटन इन हिज ओन हैंड टू द प्रेसिडेंट. एक जज क्या कर सकता है, रिज़ाइन कर सकता है, वो क्या रिटन रिज़ाइन कर सकता है, वो प्रेसिडेंट को क्या कर सकता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे के अपने हाथ से लिख के उसको दे सकता है और रिटायरमेंट को ले सकता है, यानी कि रिज़ाइन कर सकता है. ही मे ऑल्सो बी द रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, और उसको प्रेसिडेंट के थ्रू क्या कह सकता है, उसके ऑफिस से भी रिमूव, यानी कि उस पोजीशन से भी रिमूव किया सकता है. एम्पैसमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रोवाइड्स द मिसबिहेवियर और द इनकैपेसिटी. और वो किस बेसिस पे, कि वो जो चीफ जस्टिस है वो मिसबिहेवियर कर रहा है या फिर इनकैपेसिटी है, वो इस लायक नहीं है कि वो चीफ जस्टिस बन सके, तो प्रेसिडेंट के थ्रू उसको रिमूव भी किया जा सकता है. अब कहते हैं जुडिशरी पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से जुडिशरी पावर्स दिए गए हैं और क्या फंक्शन उसमें. द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर द रिफ्लेक्टेड इन इट्स जुडिक्शंस विच इज़ ऑफ द 5 टाइप. तो अगर देखें तो उनको जो पावर्स दिए गए हैं वो तकरीबन 5 तरह के होते हैं. कहता है ओरिजिनल जुडिक्शंस की अगर बात करें, फिर अपीलेट जुडिक्शंस, एडवाइजरी पावर्स, गार्जियनशिप ऑफ द काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो इस तरीके से देखें तो 5 पावर्स उसको दिए गए हैं. तो पहले की बात करें ओरिजिनल जुडिशक्शंस की अगर बात करते हैं, तो नॉर्मली ओरिजिनल जुडिशक्शंस मीन्स द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू हियर द केस इन द फर्स्ट इंस्टेंस डायरेक्टली विच एक्सटेंड द फॉलोइंग केसेस. तो नॉर्मली देखें पहले एक्सटेंट में ही उसको सुना जाता है किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट में, जब उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, क्या था, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 और मोर स्टेट. तो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सुनवाई करता है. फिर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 1 मोर स्टेट और द 1 साइड और 1 और द मोर स्टेट और द अदर साइड. तो गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में चाहे एक का हो चाहे एक से ज़्यादा का हो, दोनों साइड से सुन सकता है, चाहे वो कंप्लेन करे चाहे गवर्नमेंट कंप्लेन करे, दोनों के बीच में ये जुडिशल मतलब डिसीजन लेने का काम कर सकता है. बिटवीन 2 और मोर द स्टेट, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के बीच में, अगर मान लीजिए यूपी है, बिहार, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उनके उसको सॉल्व करने का भी काम जुडिशरी सेक्शंस के अकॉर्डिंग की जाती है. फिर एपीलेट जुडिशक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील्स. तो अगर देखें तो अपील करने के लिए जो हाईएस्ट कोर्ट है, यानी कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट पोजीशन है जहाँ पे एक इंडियंस क्या कर सकता है, किसी केस के रिकॉर्डिंग अपील कर सकता है. इट हैज़ अ वेरी वास्ट अपीलेट जुडिशंस, ये बहुत ही वास्ट अपीलेट जुडिशल सिस्टम है. फिर कहता है इट कैन हियर द केस ऑफ द अपील फ्रॉम द ऑर्डनरी कोर्ट्स. ये उस केस की सुनवाई कर सकता है जो ऑर्डनरी कोर्ट से आती है, या इंडस्ट्रियल कोर्ट से आती है, या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, या फिर कहिए कि अदर क्वेसेस जुडिशियल बॉडीज़ एक्सेप्ट द कोर्ट ऑफ मटेरियल्स. यानी कि जिस भी सेगमेंट से, जितने भी तरीके से, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल सेगमेंट हो, या फिर अदर क्वेसेस जुडिशियल सेगमेंट हो, तो इन सभी तरीके से अगर यहाँ से कोई केस इनके पास जाता है तो ये इसकी सुनवाई करने का काम करते हैं. इसलिए बहुत ही थोड़ा सा वर्स्ट अप्लीकेट सिचुएशन होती है, बड़ा होता है. फिर सुप्रीम कोर्ट एज द गार्जियन ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन, ये गार्जियन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी आता है। द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। अगर देखें जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, और ये फंडामेंटल ऑफ द लॉ ऑफ लैंड है, यहाँ का जो फंडामेंटल लॉ है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ अबव द ऑल मैन मैटर्स एंड द लेजिस्लेशन। तो ये जिस भी तरीके की मटेरियल्स होते हैं मैन मैटर एंड लेजिस्लेशन, तो इनके लिए सबके लिए क्या है, सुप्रीम लॉ है। द सुप्रीम कोर्ट गिवन द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया कि वो क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशंस को इंटरप्रेट करते हैं, डिक्लेयर द लॉ को डिक्लेयर करें, एंड एनफोर्स द प्रिंसिपल ऑफ द चेक एंड द बैलेंस प्रिविलेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। और वो लगातार क्या करे, चेक करता रहे, बैलेंस को मेंटेन करता रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई अननेसेसरी तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करता रहे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस पर फोकस ना करे। तो ये तमाम तरह का एज अ गार्जियनशिप में वो जो चीज़ कर सकता है वो सारी चीज़ों को करने का काम हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का भी गार्जियन है, यानी किसी का फंडामेंटल राइट्स तो क्या कहता है, हटाया नहीं जा रहा है, तो कहता है द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द fundamental rights. The citizens whose fundamental rights has been violated by individuals, the government or the institutions may move the Supreme Court for the protection of his fundamental rights. तो अगर मान लीजिए किसी एक सिटीजन का क्या होता है फंडामेंटल राइट्स, किसी इंडिविजुअल के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू या किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू अगर रिमूव किया जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपने उस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट को जा सकता है। द राइट इज द लीगल इंस्ट्रूमेंट, a right of the legal instrument to enforce the obedience to the order of the court। अगर देखें एक रीट इसके लिए जनरेट करनी पड़ती है, नॉर्मली enforce the obedience of the order of the court। order of the court को वो मेंटेन करता है। फिर कहते हैं constitutions empowers the supreme court or the high court to issues the following rights और द ऑर्डर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये पावर है कि वो इस कुछ चीज़ों को क्या कर सकती है, एम्पावर करने का काम कर सकती है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम कर सकती है अपने आप ही। द राइट ऑफ द हेड हैप्स क्रॉप्स, फिर कहता है रीट ऑफ द मंडलम्स, फिर कहता है रीट ऑफ द प्रोविजंस, रीट ऑफ द ऑक्टरीज, रीट ऑफ द क्वारंटम। ये तमाम तरह की चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियस मीनिंग्स। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस है। सो मीनिंग की बात करें तो बाय इंडिपेंडेंस जुडिशरी मीन्स मीन्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कंट्रोल और एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो ये पूरी तरीके से क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल से बाहर होता है। दिस ऑल्सो मीन्स अ फेयर, इम्पार्टियल, फेयरलेस एंड ऑनेस्ट जुडिशरी। इसका मतलब ये हुआ क्या, ये पूरी तरीके से फेयर है, ठीक है, साफ़ सुथरा और इम्पार्टियल, किसी के फेवर में नहीं जाता है, और पूरी तरीके से ऑनेस्ट होता है। ये पूरी हमारे यहाँ जुडिशरी सिस्टम जो पूरी तरीके से ऑनेस्ट है। इट शुड बी above the favor or the fawn in the giving just its judgment and is doing its duty as a guardians of the constitutions and the right of the peoples। तो ये क्या करता है, जजमेंट को मेंटेन करता है और गार्जियन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में, और राइट ऑफ द पीपल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशंस राइट्स दिए गए हैं लोगों को, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज की अगर बात करें तो कैसे होता है, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द कंसल्टेंसी विद द अदर जज। तो ये क्या करते हैं, जो अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और वो क्या करते हैं, कंसल्ट करने वो जो दूसरे जज होते हैं उनसे कंसल्ट करने के बात करते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करें, अ जज कैन रिमेन इन ऑफिस टिल ही हैड अटेन द 65 ईयर्स। तो एक सुप्रीम कोर्ट के अगर जज की बात करें तो वो 65 ईयर तक क्या कर सकता है, ऑफिस में रह सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज का रोल है वो प्ले कर सकता है। और कहता है एंड द 62 ईयर्स ही कैन बी रिमूव्ड इन द प्रेसिडेंट। और 62 साल की उम्र में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 65 साल की उम्र तक और 62 साल की उम्र तक वो हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट के थ्रू वो रिमूव किया सकता है अगर उसका बिहेवियर मिसबिहेव है, अगर अच्छा बिहेवियर नहीं करता है, ठीक है, और उसके खिलाफ कोई भी अगर कोई इम्पीचमेंट
शुड बी पास्ड इन द बोथ हाउसेज। अगर कोई कहते हैं कि किसी भी तरीके का ऑर्डिनेंस अगर पास कर दिया जाता है दोनों हाउसेज में, यानी कि किसी तरीके का अगर क्लेम पास किया जाता है दोनों हाउसेज में, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। द सैलरीज एक्सेट्रा आर द चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। तो इनको जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो फंड्स ऑफ इंडिया के थ्रू ही रिप्रेजेंट की जाती हैं, यानी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, यानी इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करने का काम करती है। द सैलरीज आर द चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द कैन नॉट देयरफॉर बी वोटेड अपॉन द पार्लियामेंट। और इसके लिए कोई वोट करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई पार्लियामेंट में जाके इसके लिए कोई वोट किया जाए। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स द लिटिगेशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। तो लिटिगेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाए। इट इज़ द लिटिगेशंस इंट्रोडक्ट्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ द लॉ एंड नॉट बाय द एग्रीव parties but by the court itself or the by any other private parties। तो नॉर्मली देखें तो चाहे कोर्ट खुद करे या कोई पार्टी करे या कोई प्राइवेट पार्टी करे, किसी के थ्रू किसी का जो बेसिक राइट्स होता है, या फिर पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक का जो बेसिक राइट्स होता है उसको उसके इंटरेस्ट को कोई इंटरफेयर ना करे या रिमूव करने का काम ना करे, उसको कोई नुकसान पहुंचाने का काम ना करे, तो ऐसी सिचुएशन के लिए लिटिगेशन को रिप्रेजेंट करने का काम किया गया। प्रायर टू 1980s the only the aggrieved party could the personally knocked the door for the justice। तो ऐसे 1980 के बाद अगर देखें या 1980 के टाइम में तो केवल वो पार्टियां जो इस तरीके के सिचुएशन को फेस कर रही हैं वो क्या कर सकती हैं, जस्टिस के लिए डोर को, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके डोर को नॉकआउट कर देती हैं। एज अ रिजल्ट द मेनी illiterate and the poor were the डिस्प्रीव्ड फ्रॉम द गेटिंग द जुडिस। और इस तरीके से क्या था कि बहुत सारे इलिटरेट कम पढ़े लिखे लोग और गरीब लोग इस तरीके से क्या करते हैं, जुडिशल सेक्टर से क्या कर सकते हैं कि जजमेंट को पा सकते हैं, या फिर कहिए कि उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट जैसे भी होता है तो वो अपने रिजल्ट को पा सकते हैं जो वो चाहते हैं। बट विद द PIL, any citizens of India or the any consumer groups or the social action groups can be approached the apex court of the country seeking the legal remedies in all cases where the interest of the general publics or the sections of the peoples are the at stake. The further the public interest cases could be filled without interest of having the court fee as are required in the private and the civil litigations। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो सिविल लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे लिटिगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को मेंटेन किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द डाउट और द क्वेरी यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।